चलिए सर, इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग अमेंडमेंट देख लें रिटर्न चैप्टर की। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स चैप्टर में आपका रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर है, रिटर्न ऑफ इनकम एडवांस टैक्स साथ साथ पढ़ते हैं हम लोग। ये अमेंडमेंट्स रिटर्न चैप्टर की है, एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट्स, इंटर में हो या फाइनल में हो, कॉमन अमेंडमेंट्स हैं। बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स नोटिफिकेशन और सर्कुलर, क्या होता है, ये जो मई वाला एग्जाम्स हम नहीं देते हैं और नवंबर में शिफ्ट करते हैं, और या फिर सीएमए में जून का एग्जाम्स ना देके दिसंबर में जब एग्जाम्स देते हैं, तो जनरली असेसमेंट ईयर सेम रहता है, फाइनेंस एक्ट सेम रहता है, क्लासेस सेम होती हैं, जो आपके पास बुक्स हैं इंटरमीडिएट लेवल पे 19th एडिशन और फाइनल लेवल पे 12th एडिशन, वो सब सेम है। बट क्या होता है, बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स नोटिफिकेशन और सर्कुलर थोड़े से चेंजेस अलग से हमें पढ़ने पड़ते हैं। उसी से रिलेटेड ये नोट्स 5-6 पेज के कंपाइल्ड किए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड विथ एग्जाम्पल्स। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन उस अमेंडमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी मैंने इसी नोट्स में दे दिए, इसीलिए 6 पेज का नोट्स है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम्स सीए स्टूडेंट है, राइट, फाइनल या इंटर नवंबर में एग्जाम्स है, और या फिर सीएमए स्टूडेंट है, आपका एग्जाम दिसंबर वाला कब है, जनवरी में। आपके लिए अमेंडमेंट्स पढ़नी है, एप्लीकेबल है। बहुत छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, मैं एक बार कनेक्ट कर दूं। आपके पास जो नोट्स हैं रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर नंबर 17 की बात करें, वॉल्यूम 2 इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, और या फिर फाइनल के स्टूडेंट्स, आपका जो वॉल्यूम 5 है, पहला चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम। आपके पास जो बुक है 12th एडिशन की फाइनल में, 19th एडिशन के इंटर में, उसी बुक में थोड़ी से चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स सर्कुलर नोटिफिकेशन। देयर इज नो चेंज इन असेसमेंट ईयर। देखो, आपके सिलेबस में असेसमेंट ईयर में कोई चेंज नहीं है, फाइनेंस एक्ट में कोई चेंज नहीं है, राइट। आप अपना जो बुक है, आपके पास जो क्लासेस हैं, उसी के बेसिस पर एग्जाम दीजिए, खाली ये छोटी सी चीजें उसमें ऐड कर दीजिए। रिटर्न चैप्टर में हम लोग सेकेंड पेज पे आते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है कि हम कुछ और कंडीशंस भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने 4 पॉइंट का एक रूल नोटिफाई कर दिया है, वो आपको पढ़ना है। पहले से ये 3 पॉइंट और ये लिमिट आप पढ़ रहे हैं क्लास में। जनरली अगर हम बात करें कंपनी की और फर्म की, तो कंपनी और फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 139(1), चाहे उनकी इनकम हो या लॉस हो, न हो, जीरो हो। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्या पढ़ते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम जो उनकी लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, उससे अधिक हो तो फिर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। साथ में एक तो आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन लेने से पहले वाली इनकम, और कैपिटल गेन के ये सब एग्जाम्पशन लेने से पहले वाली इनकम, जिसको क्लास में काफी अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स आपको बताया गया। फिर यहां पर आप पढ़े रेसिडेंट आरओआर के लिए कि भाई सुनो, अगर तुम्हारा बाहर कोई एसेट है, बाहर कोई अकाउंट है, बाहर कोई एसेट है जिसके तुम ओनर हो, तो तुमको रिटर्न इंडिया में फाइल करना जरूरी है, हम तुम्हारी नॉर्मल इनकम नहीं देखेंगे। ये पढ़ा आपने। फिर अगले पेज पे यहां पर आपने क्या पढ़ा कि सुनो, माना कि तुम्हारी इनकम इंडिया में नहीं है, 2.5 लाख से कम है, से तुम्हारी इनकम 1 लाख है या 2 लाख है, मान लो तुम सुपर सीनियर सिटीजन हो जिसकी लिमिट 5 लाख से अधिक होती है और तुम्हारी इनकम मात्र 4 लाख ही है, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक, तो तुमको रिटर्न फाइल नहीं करना है। फिर भी तुमको यहां पर हमने क्लास में पढ़ा कि अगर तुम अपना यहां पे करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक रुपया, तो तुमको रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। तुम फॉरेन ट्रेवल करते हो और 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा करते हो, तुम्हारा बिजली बिल आता है सालाना 1 लाख रुपए से अधिक का, ऐसे मानो मंथली 10,000 से अधिक का। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहां पर कि तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो मंथली 10,000 रुपए, तो मंथली 10,000 एनुअली कितना हो गया, 1,20, तुमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, राइट। ये सब हम लोग क्लास में पढ़े। यहां पर लिखा था कि हम और भी कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो यहीं पर एक रूल आ गया 12AB, जो मैंने यहां नोट्स में मेंशन किया हुआ है। ये रूल 12AB, इसमें 4 पॉइंट और बढ़ गए, जिनके बेसिस पर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है मैंडेटरी, चाहे तुम्हारी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से कम क्यों ना हो। तुम्हारी जो नॉर्मल सालाना इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो तुम्हारी 2.5, 3 और 5 से कम है, फिर भी तुम्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 3 पॉइंट पहले से आप यहां क्लास में पढ़ते हैं। 1 पॉइंट करंट अकाउंट से रिलेटेड था, 1 पॉइंट फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड था, 1 पॉइंट आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। अब इसमें यहां पे 4 पॉइंट और ऐड हो गए, तो
इसको अभी एनालाइज करेंगे। ठीक, क्लियर। ये एक अमेंडमेंट है। आप सीए इंटर या सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम नवंबर 22 वाला है, और आप सीएमए इंटर सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम जो दिसंबर 22 वाला जनवरी 23 में हो रहा है, आपके लिए क्लास अमेंडमेंट्स पढ़नी है। और अगर आगे एग्जाम से 2023 में आगे मई जून नवंबर दिसंबर तो पढ़ना ही है। ठीक सर, और एक छोटी सी अमेंडमेंट्स यहां पर आगे जाके, ये सब तो क्लास के अंदर डिस्कस हो ही रखा है कि भाई आपका जो अब बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट पहले मार्च तक था, वो घट के 3 महीना क्या हो चुका है, दिसंबर। ये सब चीजें क्लास के अंदर बात हो गई हैं। प्लस यहां पर जो एक तरह से लेट फी थी 10,000 रुपए तक की, 5, 10 और 1,000, वो अब चेंज होके कितनी हो गई, 1 और 5। ये सब आपको क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स पहले भी यूट्यूब पे आ रखा है। नया कुछ बिकॉज ऑफ 6 मंथ सर्कुलर नोटिफिकेशन। सर एक चेंजेस आपको इससे रिलेटेड पढ़ाऊंगा। यहां पे एक चेंजेस जो हमें पढ़ने हैं वो यहां पर आपको पढ़ने हैं। बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत इजी है। ये अगर आपके पास ऑलरेडी पैन नंबर अलॉटेड है, आपके पास ऑलरेडी पैन नंबर अलॉटेड है, तो उसको आधार से क्या करना था, लिंक करना था। आपको आधार नंबर इंटीमेट करना था इफ यू आर एलिजिबल टू पोजेस आधार, जिसकी एक डेडलाइन क्लास में बताई गई कि भाई डेडलाइन 31 मार्च 2022 है। अगर आप आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन नंबर क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। यहां जो कट ऑफ डेट था वो 31 मार्च था 2022। इस कट ऑफ डेट तक आप अपना आधार अपडेट नहीं कर पाते हैं, ऑलरेडी आपके पास पैन है, तो बोला गया कि इसके बाद जो आपका पैन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। कब तक, जब तक आप अपडेट नहीं कर देते हैं अपना आधार। प्लस आपको यहां पर मैंने आपको क्लास में बताया 234H का आपको क्या लगेगा, एक लेट फी लगेगा। आपका एक डेडलाइन था कि आपको अपना आधार इंटीमेट करना है इफ यू हैव ऑलरेडी अलॉटेड विथ योर पैन नंबर, जिसकी कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2022। आप नहीं अपडेट कर पाते हैं तो उसके बाद अपडेट करेंगे। तो यहां पर लिखा था कि आपको एक लेट फी देना पड़ेगा, जो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1000 तक मैक्सिमम। यहां पर आपने क्लास में क्या पढ़ा कि हाउएवर सच फी शैल नॉट एक्सीड्स 1000। तो फी कितनी लगेगी ये यहां पर नहीं दिया बता, यहां मैक्सिमम फी दे रखा था, और फी कितनी देगी यहां लिखा था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इस पे एक रूल आ गया, बोला 3 महीने के अंदर बता दोगे 30 जून तक तो 500 रुपए की फी लगेगी, और उसके बाद बताओगे तो कितनी लगेगी, 1000। तो ये आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो भी मैं आपको उस नोट्स में बताऊंगा। ठीक, और सर यहां पर बोला गया कि जो आप मान लो अपना आधार इंटीमेट नहीं कर पाते हो तो पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा, उसके लिए 1 साल इसको डेफर कर दिया। गवर्नमेंट बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैन है, आधार इंटीमेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैन अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा, मतलब 31 मार्च 2023 तक वैलिड रहेगा, हम इनऑपरेटिव नहीं करेंगे। मतलब 1 साल का यहां पे रिलैक्सेशन दे दिया। बट ध्यान रहे, गवर्नमेंट बोल रही है फाइन में हम कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, फाइन तुमको लगेगा। आधार इंटीमेट नहीं कर पाए तो पैन नंबर जो इनऑपरेटिव हो रहा था 1 अप्रैल 2022 से, अब वो होगा 1 अप्रैल 2023 से। ठीक, लेट फी लगेगी जैसे लग रही थी। हाँ, इसमें 2 लेवल आ गया, एक 500 रुपए का और एक 1000 रुपए का। बस ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। और एक यहां पर मैंने आपको बताया था पेज नंबर 16 में सेक्शन 140 के अंदर कि कुछ केसेस में हम यहां पे और भी पर्सन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एलएलपी के केस में और कंपनी के केस में, जो रिटर्न को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। उससे रिलेटेड छोटा सा एक नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। बस इतनी सी है, एक मोटा मोटी मैंने तुमको आइडिया दे दिया है कि क्या क्या मैं अमेंडमेंट यहां डिस्कस करने जा रहा हूं, जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है। फाइनल में 12th एडिशन की बुक और इंटर में 19th एडिशन की बुक, जो मैं अलग से यहां पढ़ा रहा हूं। सर ये जो 6 पेज के नोट्स मैंने आपको भी कंपाइल किए हैं इस रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा। आप जहां से क्लास डाउनलोड करते हैं वहां से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। और जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से इस नोट्स को डाउनलोड कर लो। सारे बच्चे वहीं से कर लो, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो या नहीं हो। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे तो वहां भी ये नोट्स मिल जाएंगे, सर्च कर लेना रिटर्न, अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक, काफी अच्छा नोट्स मैंने कंपाइल किया हुआ है,
क्यों? क्योंकि रिसेंटली इस अमेंडमेंट से रिलेटेड सीए इंस्टीट्यूट ने जो भी अपने क्वेश्चन में आरटीपी और एमटीपी में क्वेश्चन दिए थे इससे रिलेटेड, वो मैंने यहां ले लिए। ये जो अमेंडमेंट्स हैं अभी जो डिस्कस करूंगा सबसे पहले आपके साथ, इससे रिलेटेड सीए इंस्टीट्यूट ने इंटर और फाइनल में मॉक टेस्ट और आरटीपी में जो अभी उन्होंने नवंबर एग्जाम्स के लिए इशू की थी, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए थे इंस्टीट्यूट ने, वो मैंने यहां ले लिए हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट थोड़ा पीछे चलती है क्वेश्चन रिलीज करने में, तो आप सीएमए स्टूडेंट हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए, एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा ही। पहले ही मैंने यहां लिख दिया 3 to 4 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंजेस आपको बुक में नहीं करने हैं, ठीक। आपका असेसमेंट ईयर वही है जो क्लास में पढ़े, फाइनेंस एक्ट वही है, बुक एडिशन सब वही है, ठीक। खाली बस ये छोटा सा अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ 6 months नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, क्योंकि जब आप एग्जाम नवंबर में देते हैं सीए स्टूडेंट, तो आपका कट ऑफ डेट हो जाता है 30 अप्रैल 2022, और सीएमए स्टूडेंट जिनका एग्जाम दिसंबर वाला है जो जनवरी में अब हो रहा है, तो उनका कट ऑफ डेट क्या है? 31 मई 2022। तो इस कट ऑफ डेट के पहले यही कुछ रूल्स और नोटिफिकेशन आ गए जिसके कारण आपको पढ़ना है। आप इसको वीडियो रोक के यहां नोट करना चाहते हैं तो कुछ कर लीजिए, अदरवाइज मैंने यहां रेफरेंस दे ही दिया है। फाइनल के स्टूडेंट्स वॉल्यूम 5 चैप्टर नंबर 1 A1 पेज, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स 19th एडिशन वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 17.1 डन। चलिए अमेंडमेंट क्या कहता है, बहुत सिंपल है, मैंने लिंक दे दिया है अमेंडमेंट्स का। क्या लिंक दिया है? आप रिटर्न चैप्टर में ये 3 लिमिट पढ़ते हैं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आप इसमें या इस पॉइंट में फॉल करते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट के कारण गवर्नमेंट ने एक नया रूल नोटिफाई कर दिया, रूल 12AB, और वहां 4 पॉइंट बढ़ा दिए कि इन कारण से भी अब आपको रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा? मैंडेटरी, जो अब आपको एग्जाम में याद करके जाना पड़ेगा। एक तरह से कितने पॉइंट हो गए? 3 पहले से थे, 4 यहां हो गए, टोटल कितने हो गए? 7 पॉइंट। सर पर्सन, अच्छा ये पॉइंट क्या है? ये है 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) के अंदर 7th प्रोवाइजो के अंदर ये पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये देखो यहां लिखा हुआ है क्लॉज 4 टू द 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). एग्जाम में ना याद रहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल याद रखना कि तुम कौन हो? एनी पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म जिनको एज पर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल नहीं करनी है क्योंकि उनकी ग्रॉस टोटल इनकम यानी उनकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, तो भी उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है अगर उनका करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में उनका डिपॉजिट्स एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सारे करंट अकाउंट को मिला के कितना क्रॉस कर रहा है? 1 करोड़ से अधिक। ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो आप अपने ऊपर और किसी भी और पर्सन के ऊपर, और वो अमाउंट 2 लाख से ज्यादा क्रॉस कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंजम्पशन आपकी और उसका बिल 1 लाख से ज्यादा का है। अब यहां पर आ गया रूल 12AB, वो कहता है कि अब इन केसेस में भी तुमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। अगर मान लो तुम बिजनेस रन कर रहे हो और तुम्हारा सेल्स, टर्नओवर, रिसीट्स 60 लाख से ऊपर है। ध्यान रखना, क्लास में एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है आपको कि तुमको पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। मैं आपको लिंक कर दूं यहां पे, क्लास में एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे सेक्शन 139A के अंदर एक पॉइंट यहां पढ़ाया है कि तुम बिजनेस और प्रोफेशन चला रहे हो, यू आर रनिंग अ बिजनेस और डूइंग अ प्रोफेशन, और तुम्हारा सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर 5 लाख से अधिक है, तो तुमको पैन नंबर अप्लाई करना मैंडेटरी है। पैन नंबर। अब यहां क्या आ गया? अगर तुम्हारी वो सेल्स 60 लाख रुपए से अधिक है, बिजनेसमैन हो तुम, तुम्हारी सेल्स, टर्नओवर, रिसीट अगर 60 लाख रुपए से अधिक है, अधिक एग्जैक्ट 60 नहीं, 60 से अधिक, उधर 5 लाख से अधिक पैन नंबर अप्लाई करो, इधर 60 लाख से अधिक, तुमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है, मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 70 लाख है और पीजीबीपी इनकम 2 लाख है। 70 लाख रुपए का टर्नओवर है तुम्हारे बिजनेस का, पीजीबीपी इनकम मात्र 2 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख से कम रिटर्न तो फाइल करोगे नहीं,
नॉर्मली, क्योंकि इनकम तुम्हारी 2.5 लाख से कम है, लेकिन सेल्स तुम्हारी 70 लाख है, किससे अधिक है, 60 लाख से अधिक है, तुमको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर तुम बिजनेस नहीं प्रोफेशन चला रहे हो तो लिमिट घट के हो गई है 10 लाख। इफ यू आर इन प्रोफेशन, मान लो तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए, सीएमए, लॉयर, यू आर रनिंग अ प्रोफेशन और तुम्हारी एनुअल रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर 21-22 जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम्हारा 10 लाख से अधिक हो गया है, तो तुमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर तुम्हारे पास जो इनकम आ रही है, तुमको जो पेमेंट मिल रही है उस पर टीडीएस हो गया है, और या फिर तुम्हारे ट्रांजैक्शन पे टीसीएस हो गया है। टीडीएस टीसीएस की क्लास पढ़े। मान लो कार खरीदने गए 10 लाख रुपए से ज्यादा की, मान लो तुम कार खरीदने गए हो 30 लाख रुपए की, 10 लाख से ज्यादा। अब कार पे 1% का टीसीएस है, 30 लाख की कार पे 30,000 का टीसीएस, ठीक। अब वो कितने से अधिक हो गया, 25,000 और मोर, तुमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक। सर सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट कितनी है, 50,000 और मोर, और यहां 50,000 और मोर है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, 10 लाख से अधिक होना चाहिए, यहां क्या लिखा है, 60 लाख से अधिक होना चाहिए। इसमें 25,000 टच कर दो, या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 टच कर दो। क्या, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस ड्यूरिंग द ईयर। तुम्हारी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से कम है, लेकिन तुमको जो पैसे मिले हैं उस पे टीडीएस या तुम्हारा टीसीएस का जो है, तुमसे जो टीसीएस लोगों ने कलेक्ट किया डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे, एनुअली एग्रीगेट 25,000 और अधिक हो गया, तो तुमको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सर नहीं सर, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई टीडीएस टीसीएस नहीं है, तो आ जाओ लास्ट पॉइंट। तुम्हारे पास जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, एग्रीगेट, अगर तुमने पैसा डिपॉजिट किया 50 लाख और मोर, ध्यान रखना करंट अकाउंट के लिए क्या है आपके पास नोट्स में पहले से, करंट अकाउंट में पहले से आप क्या पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, आपके पास अगर करंट अकाउंट है तो वहां 1 करोड़ की लिमिट आप पढ़ रहे हो, एक्सीडिंग 1 करोड़ का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, 1 और मोर करंट अकाउंट। आपके पास 3-4 करंट अकाउंट है, सबको मिला के 1 करोड़ से अधिक रुपया उसमें जमा किए हो, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब सेविंग अकाउंट का भी रिक्वायरमेंट आ गया कि तुम्हारे पास सेविंग अकाउंट है, सालाना एग्रीगेट सारा मिला के, जितने भी सेविंग अकाउंट से सब मिला के तुमने कितने रुपए जमा किए हैं, 50 लाख और मोर। ध्यान रखिएगा हर जगह एक्सीडिंग है। इधर देखिए, एक्सीडिंग 1 करोड़, एक्सीडिंग 2 लाख, एक्सीडिंग 1 लाख, एनुअल लिमिट है ये सब, जिसमें एग्जाम में यहां कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है पर मंथ 10,000 रुपए। अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ 10,000 है तो सालाना कितनी हो गई, 1,20, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तीनों में एक्सीडिंग है, यहां भी ऊपर में एक्सीडिंग 60 लाख एंड 10 लाख है, बट यहां पर 25,000 और मोर, 50,000 और मोर, 50 लाख और मोर। तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है अमेंडमेंट्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पे। सीए इंस्टीट्यूट ने रिसेंट आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चन रिलीज किए हैं उसी का कंपाइलेशन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में यही देखने को मिल जाए। कहता है मिस्टर रवि, अच्छा ये नोट्स कहां से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं रेफर कर रहा हूं, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लो। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, जहां से आप क्लास डाउनलोड करके देखते हो, वहां मैंने एक फोल्डर बना दिया है डीटी अमेंडमेंट को रिलेटेड, वहां से तुम इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पे। मिस्टर रवि प्रकाश, अ रेसिडेंट इंडियन, एज 52 ईयर्स, गिफ्ट करता है 30 लाख रुपए अपनी वाइफ को, तो गिफ्ट तो टैक्सेबल नहीं होता है, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सर मैंने अपनी वाइफ को 30 लाख रुपए गिफ्ट किया, तो गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल रिलेटिव, तो सर इससे तो इनकम बनी नहीं। आगे देखो क्या हुआ, वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने जाके कार खरीद ली 29,52,000 की। अब जैसे ही कार खरीदी है किसी डीलर के पास जाके, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए अरे कार पे तो टीसीएस के प्रोविजन है, इतना तुमको लिंकिंग करना पड़ेगा। देखो तुमको ऑलवेज क्लास में बताया हुआ है, टीडीएस टीसीएस चैप्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, चाहे तुम इंटर के स्टूडेंट्स हो या फाइनल के स्टूडेंट्स हो, और वो मैंने काफी अच्छे से क्लास में पढ़ाया भी है। तो अब क्या हुआ, ये कार खरीदने गई है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, कार खरीदी है 29,52,000 की, और उसके साथ काफी सारे चार्जेस भी दिए हैं, आरटीओ चार्जेस, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज चार्जेस। क्या ध्यान रखना कि इसमें से ये सारी चीजें माइनस करने के बाद टीसीएस होगा। टीसीएस का रेट कितना बढ़ा रखा है, 1%। कब लगता है, जब कार की वैल्यू 10 लाख से क्रॉस कर जाए,
लेकिन कार की वैल्यू में काफी सारे एडिशनल चार्जेस भी हैं, एसेसरीज के, वारंटी के, इंश्योरेंस के और रजिस्ट्रेशन के। इन सब को हटा दो। टीसीएस का कलेक्शन कार की वैल्यू पर लगेगा 1% से। आपको मैंने टीसीएस के नोट्स दिखा देता हूं। टीसीएस के नोट्स में जाओगे पेज नंबर A3 में, ठीक, तो वहां पर सेक्शन है 206C1F, जिसमें लिखा हुआ है कि कार की वैल्यू अगर 10 लाख क्रॉस कर जाए तो 1% का टीसीएस है। आधार नंबर, पैन नंबर दे दो तो 1%, और नहीं दोगे तो इसका डबल और 5 विचेवर इज हायर तो 5%। लेकिन इसमें ये अपना आधार नंबर दे रही है। ये सारे चार्जेस इनवॉइस पे अलग से लिखे हैं और वो आधार नंबर दे रही है डीलर को। टीसीएस 1%। सर अगर मैं ये सब अमाउंट हटा भी दूं तो भी ये 25 लाख के ऊपर है और टीसीएस 1% 25,000 और मोर में जा रहा है। कहता है हाउस वाइफ के पास कोई और इनकम नहीं है एक्सेप्ट रेंटल इनकम 25,000 रुपए पर मंथ। सर 25,000 रुपए पर मंथ की रेंटल इनकम इंटू 12 3 लाख, और 3 लाख पे 30% कम कर दो तुम 24A का हाउस प्रॉपर्टी, तो कितना आया 2,10,000। यानी इसकी जो टैक्सेबल इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी रेंट के कारण वो 2.5 लाख से कम हो रही है। अच्छा, रवि प्रकाश का कहना है कि मेरी वाइफ को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है क्योंकि उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, अधिक नहीं हो रही है। रवि प्रकाश को शायद ये नया नियम पता नहीं है, रूल 12AB के 4 पॉइंट। अब रवि प्रकाश को हमें बताना पड़ेगा कि भाई तू अब नई दुनिया में आ, अमेंडमेंट के बाद अपनी लाइफ को देख। यहां लिखा है कि अगर तुम्हारे किसी ट्रांजैक्शन पे टीडीएस टीसीएस एग्रीगेट 25,000 और मोर है ड्यूरिंग द ईयर तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आई एग्री कि इस रवि प्रकाश की जो वाइफ है सुधा, इसके पास कोई टैक्सेबल इनकम नहीं हो रही जो 2.5 लाख क्रॉस कर जाए, क्योंकि गिफ्ट नॉट टैक्सेबल है, कार खरीदना इज नॉट एन इनकम, और यहां पे रेंटल इनकम 25,000 इंटू 12 3 लाख माइनस 30% 2,10,000। तो ओवरऑल इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है 2.5 लाख से कम। तो एक तरह से रवि प्रकाश तो सही बोल रहा है कि भैया मेरी इनकम तो 2.5 लाख से कम है, मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं, और मैंने तो चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन भी नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन अब जो नया नियम है, ये जो नया रूल प्रिस्क्राइब्ड हुआ है 12AB बिकॉज ऑफ द 4th पॉइंट ऑफ 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1), अब चूंकि ड्यूरिंग द ईयर ने कार खरीदा है, कार की इस टोटल प्राइस में से ये चारों अमाउंट हटा दो तो भी अराउंड 26 लाख समथिंग आ रहा है, और टीसीएस 1% 25,000 और मोर आ रहा है, जिसके कारण इसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यही बात यहां एक्सप्लेन की हुई है। पहले तो बोला हाँ जी मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो नॉर्मली जो इनकम बेस्ड रिटर्न फाइल करनी है वो मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी है क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से क्रॉस नहीं कर रही। हाउएवर 139(1) का 7th प्रोवाइजो का 4th पॉइंट बोलता है कि कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है जिसमें पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म को थ्रेशोल्ड लिमिट के कारण, एक मॉनेटरी लिमिट के कारण, क्या ध्यान रखना, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में एक मॉनेटरी लिमिट क्रॉस कर जाओ तो तुमको रिटर्न हो सकता है फाइल करना पड़ जाए। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली रूल 12A भी प्रिस्क्राइब्ड किया है जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अदर देन फर्म और कंपनी है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज टोटल इनकम, अगर इसका एग्रीगेट टीडीएस टीसीएस ड्यूरिंग द ईयर 25,000 और मोर हो जाए। और वही प्रूफ करना है इसको कि भाई इसका तो हमें देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट बिकॉज ऑफ टीडीएस टीसीएस, और यहां देखो रेफरेंस आ गया कार खरीदने का 206C1F कि भाई तुमने 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार खरीदी है, 1% का टीसीएस तुम्हारे को डीलर ने लिया होगा। अब 1% किस पर लगाएंगे, तो कार की वैल्यू में से वो जो एक्स्ट्रा खर्चे थे भाई इंश्योरेंस के और आरटीओ के खर्चे और है ना आपका एसेसरीज के, वो सब माइनस कर दो तो भी कितना हो रहा है 26,247 जो कि 25,000 और मोर है। कंक्लूजन कि अगर हम सेक्शन 139(1) को 12AB के साथ रीड करते हैं रूल, तो इसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है क्योंकि इसका टीडीएस टीसीएस का एग्रीगेट 25,000 और मोर ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एज 80 ईयर्स है यानी सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर इसको रिटर्न फाइल नहीं करना है और इसकी रेंटल इनकम मात्र आ रही है 50,000 रुपए पर मंथ। तो 50,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 6 लाख में से 30% हटा दो तो कितना आएगा 4,20,000। तो 4,20,000 पे तो इसकी इनकम 5 लाख से कम हो गई, रिटर्न फाइल करना है नहीं।
नॉर्मली अगर हम इनकम को देखें, सर कंसिडरिंग हिज ग्रॉस टोटल इनकम, कंसिडरिंग हिज रेंटल इनकम, विकास की एज कितनी है 80, इसकी लिमिट कितनी होगी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख, और इसके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम 30% का डिडक्शन लेने के बाद मात्र आ रही है कितनी 420, तो जनरली इसको रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। बट सर इसने घर किराए पर किसको दे रखा है, कंपनी को, और आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है कि अगर कंपनी किसी को रेंट देगी सालाना 2,40,000 की शायद लिमिट आपने क्लास में पढ़ी है 194I के अंदर, है ना। 194I के अंदर अगर आप कोई कंपनी किसी को रेंट देती है तो 10% का टीडीएस काटेगी, तो 50,000 इंटू 12 कितने हो गए 6 लाख, 6 लाख पे 10% का टीडीएस कितने हो गए 60,000, तो यहां 60,000 का टीडीएस है, और तुम कौन हो सीनियर सिटीजन, यानी टीडीएस टीसीएस का एग्रीगेट लिमिट 50,000 और मोर हो जाए तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि इस पर टीडीएस है कितने का 60,000 रुपए का। सर ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैंने कहां से लिए हैं, सीए इंस्टीट्यूट की आरटीपी और एमटीपी से। काफी सारे टीचरों ने लिए होंगे, हो सकता है ये एग्जाम्पल ये आंसर्स दूसरे टीचर के नोट से मैच भी कर रहे हो, क्योंकि सबने एक ही जगह से कॉपी किए हैं। कहां से, सोर्स क्या है इन सब क्वेश्चन का, सीए इंस्टीट्यूट की जो रिसेंट आरटीपी एमटीपी है। मेरा काम था अमेंडमेंट को बताना और उसके साथ एग्जाम्पल को लिंक करना, वो मैं आपको कर रहा हूं। सर इस क्वेश्चन में भी इसकी इनकम 5 लाख से कम है, इनकम को देखो तो रिटर्न फाइल नहीं करनी है, लेकिन कंपनी ने रेंट पे करते समय 60,000 का टीडीएस काट लिया है जो कि 50,000 से अधिक है। ऊपर यहां लिमिट क्या है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, इसको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक, एक और एमसीक्यू यहां पे आपके लिए कहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहां पे, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद पता चला कि इसने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से कम ही खर्चा किया है, इसकी इनकम भी 2.5 लाख और 3 लाख से कम ही है। देखो यहां पर एज क्या है 1462, 1 अप्रैल 62 है, तो ये एग्जैक्ट 60 साल का हो रहा है 31 मार्च को। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है अगर किसी का जन्म 1 अप्रैल को हो रहा है तो वो 60th बर्थडे अपना 31 मार्च को ही कंप्लीट कर लेता है एक दिन पहले। सर इस क्वेश्चन में लक्ष्मण को लिमिट अप्लाई होगी 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और ये 3 लाख के अंदर है। ठीक सर, लेकिन इसने अच्छा फॉरेन ट्रेवल पे भी इसने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं किया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट इसने 10,000 रुपए पर मंथ किया है। देखो 10,000 पर मंथ एनुअली कितना हो गया 1,20, जो कि 1 लाख से अधिक हो गया। हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर, हमने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है क्या कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए सालाना से अधिक हो तो तुमको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये एमसीक्यू का आंसर सी होगा, यहां मैंने लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में लक्ष्मण को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है क्योंकि उसका सालाना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर 1 लाख क्रॉस कर रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है। अब ये थ्योरी क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम का क्वेश्चन होगा कि एक पर्सन जिसको जनरली 139(1) में रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ हिज इनकम, क्योंकि उसकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख से कम है, कुछ केसेस बताओ जहां पर उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर वो पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म है। एक पर्सन है कौन, अदर देन कंपनी और फर्म। नॉर्मली अगर हम उसके इनकम का लेवल देखें तो उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, वो सिचुएशंस बताओ। तो पहले 3 थे, नए आ गए 4, टोटल कितने हो गए 7, वो सारा यहां पे कवर है। पुराने वाले 3 जो आप क्लास में पढ़ते थे और नए वाले 4 जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए। नए वाले 4 में 1 पॉइंट टीडीएस टीसीएस का है 25,000 50,000 की लिमिट, 1 पॉइंट सेविंग अकाउंट का है 50 लाख की लिमिट, 1 पॉइंट बिजनेस का सेल्स का है 60 लाख की लिमिट, 1 पॉइंट प्रोफेशन का है रिसीट का है 10 लाख की लिमिट। सर पहले जो लिमिट थी उसमें भी लिखा हुआ था एक्सीडिंग 1 करोड़ 2 लाख 1 लाख, अब जो नई लिमिट आई है उसमें भी लिखा हुआ एक्सीडिंग 60 लाख एक्सीडिंग 10 लाख, लेकिन यहां पर 25,000 और मोर है, यहां पर 50,000 और मोर है, ये बात का ध्यान रखना। अब एक और अमेंडमेंट सेक्शन 140 कि वो वेरीफाई कौन करेगा रिटर्न फाइल करते समय, तो ये मैंने आपको रेफरेंस दिया। आपके नोट्स में जाओगे कहां पे, आपके नोट्स में जाओगे पेज नंबर 16 पे,
सर ये जो सेकेंड अमेंडमेंट है बी नंबर पॉइंट सेक्शन 140, ये आप अपने नोट्स में जाओगे पेज नंबर 16 पे, तो यहां लिखा हुआ है कि एलएलपी के केस में कौन वेरीफाई करेगा रिटर्न? डेजिग्नेटेड पार्टनर, और वो अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? कोई भी पार्टनर। यहां लिखा हुआ था हम कुछ लोगों को और प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। कंपनी के केस में भी लिखा हुआ था कुछ लोगों को और प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, तो अब यहां पर प्रिस्क्राइब्ड कर दिया गया है। बेसिकली ये प्रोविजन ये रहा कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑन हो चुकी है कंपनी और एलएलपी पे अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, तो क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट होते हैं इन द नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर। सर जब कोई कंपनी या एलएलपी पर ये कोड लगता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, और उसमें फिर एक्शन लेती है कौन? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बेसिकली समझो कि ये जो एलएलपी है और कंपनी है, इन पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है, तो उस केस में क्या होता है? इनका जो कंपनी और एलएलपी का जो है ना, बेसिकली डे इन डे आउट का जो मैटर है, वो मैटर अब कौन संभाल लेता है? वो प्रोफेशनल्स। कौन? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल संभालते हैं। कौन है ये? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, बेसिकली यू कैन से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और लिक्विडेटर। सर रिटर्न फाइल करना, वेरीफाई करना इन्हीं का काम होता है, जितने साल तक, जितने महीने तक। ऐसा है नहीं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स 1-2 महीने में खत्म हो जाती है। जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी में जो जीएसटी के रिटर्न की कंप्लायंस है वो यही लोग करते हैं, और इनकम टैक्स में जो रिटर्न की कंप्लायंस है वो भी यही लोग करते हैं। ऐसे ध्यान रखना है कि जो अगर कंपनियों और एलएलपी में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई, तो उस केस में रिटर्न वेरीफाई करने का काम पार्टनर नहीं करेंगे, डायरेक्टर नहीं करेंगे, कौन करेंगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करेंगे। डन। अब मैंने एक अमेंडमेंट बताई थी कि तुम आधार को इंटीमेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी पैन नंबर है, ऑलरेडी पैन नंबर है, और तुमको एज पर सेक्शन 139AA तुमको अपना आधार इंटीमेट करना था, जिसकी लास्ट डेट कितनी थी? 31 मार्च। क्लास में पढ़ाया हुआ है। और अगर तुम आधार इंटीमेट नहीं कर पाते हो, तो एक नया सेक्शन क्लास में पढ़ाया 234H, जो बोलता है तुमको कहां तक लेट फी देना पड़ेगा? मैक्सिमम 1000 रुपीज तक देना पड़ेगा। अब उसी पे गवर्नमेंट ने रूल्स यहां पर नोटिफाई किया। रूल पहले से है, उसके अंदर एक सब रूल डाल दिया। तुमको एग्जाम में रूल नंबर, सब रूल नंबर याद नहीं रखना है, तुमको सिंपल ये ध्यान रखना है कि सर मेरे पास ऑलरेडी पैन नंबर है। ठीक, क्लास में क्या पढ़े? अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैन नंबर है 1 जुलाई 2017 एंड यू आर एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, तो तुमको अपना आधार ऑब्टेन करके इंटीमेट करना होगा डिपार्टमेंट को, यानी लिंकिंग करनी होगी पैन और आधार की। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। नहीं तो उसके बाद तुमको 234H का क्या लगेगा? लेट फी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1000। ये क्लास में पढ़ाया था, पढ़ाया हुआ है, नोट्स में है, आ जाओ नोट्स में। नोट्स में यहां पर ये रहा पॉइंट 234H, डेट कट ऑफ सब पढ़ा रखा है। आपके पास लेटेस्ट बुक है 12th एडिशन फाइनल के स्टूडेंट्स, 19th एडिशन इंटर के स्टूडेंट्स। अब 1000 में क्या करना है? ब्रेकअप याद कर लेना। क्या याद कर लेना? कि अगर 3 महीने के अंदर इंटीमेट कर दूं। अच्छा, कब तक इंटीमेट करना था? कट ऑफ डेट क्या है? 31 मार्च 2022। अगर आपके पास ऑलरेडी पैन नंबर है, तो आधार नंबर आपको इंटीमेट करना था, पैन और आधार को लिंक करना था। कब तक? 31 मार्च 2022। नहीं कर पाए तो अब 3 महीने के अंदर कर दो, 500 रुपए का लेट फी लगेगा। उसके बाद करोगे तो 1000 लगेगा। और जो क्लास में आप पढ़े वो क्या था? मैक्सिमम 1000। तो उसी पर गवर्नमेंट ने यहां पर इसको एक वो लेवल बना दिया है कि 500 में भी तुमको हम निपटा सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या पढ़ा कि अगर तुम लिंकिंग इस पेज पे, पेज नंबर 15 पे मैंने तुमको क्या पढ़ाया? रूल 114(111A) के अंदर कि तुम अगर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हो 31 मार्च 2022 तक, तो तुम्हारा पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, एज इफ कि तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं है। फिर तुम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना, जहां जहां पैन की रिक्वायरमेंट होती है वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पैन इनऑपरेटिव हो गया। तुम टैक्स नहीं जमा कर पाओगे, तुम्हारा टीडीएस ज्यादा रेट से कटना शुरू हो जाएगा, तुम रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैन नंबर तुम्हारा इनऑपरेटिव है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, सुनो, इसको 1 साल के लिए डेफर कर देते हैं, लेट फी लगाएंगे।
लेट फी तो तुमको कब से लगाएंगे, 1 अप्रैल 2022 से ही लगाएंगे। लेट फी में गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी कर दी, 500 और 1000 की, वो यहां पर मेंशन है। हो गया डन। अब ये सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, ये जो डी पॉइंट है क्लैरिफिकेशन, ये तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वही सब चीज रिपीट हो रहा है। अगर तुम्हारा पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा तो तुम क्या क्या नहीं कर पाओगे, यहां लिखा हुआ भाई, तुम टैक्स नहीं जमा कर पाओगे, तुम कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे LIC पॉलिसी में रुपए जमा कराने होते हैं तो पैन नंबर चाहिए, वो नहीं कर पाओगे, क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर पाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट असेसमेंट नहीं कर पाएगी, तुम रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। तो गवर्नमेंट ने यहां बोला कि हम इस रेस्ट्रिक्शन को 1 साल के लिए डेफर करते हैं। ये जो हाईलाइट किया हुआ है, बस इतना तुमको ध्यान रखना है। लेट फी लगेगी 500 या 1000 रुपए की। 31 मार्च 2022 के बाद तुम अगर अपना 31 मार्च 2022 तक अगर तुम अपना आधार को पैन से लिंक नहीं करते हो, तो हम लोग क्या पढ़े क्लास में, 1 अप्रैल के बाद तुम्हारा पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा। उसमें 1 साल डिले कर दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। कब तक, 31 मार्च 2023 तक तुम्हारा पैन नंबर जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करेगा। बट तुमको लेट फी देनी पड़ेगी 234H की, कितनी, 500 रुपए अगर तुम 3 महीने के अंदर इन्फॉर्म कर दो, नहीं तो 1000 रुपए। ठीक, क्लियर। अब ये एक छोटी सी और अमेंडमेंट है, लेकिन ये CA स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप CA इंटर के स्टूडेंट्स हैं और CA फाइनल के स्टूडेंट हैं और नवंबर में आपका एग्जाम है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हां, अगर आप CA में स्टूडेंट हैं, इंटर या फाइनल, और आपका एग्जाम दिसंबर वाला जो जनवरी में है, आपके लिए एप्लीकेबल है। बोलो सर ऐसा क्यों? ये जो अमेंडमेंट है ये मई में आई है। CA इंस्टीट्यूट कहता है 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट पढ़नी है और CMA इंस्टीट्यूट कहता है 31 मई तक की अमेंडमेंट पढ़नी है। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, ये CA स्टूडेंट को नहीं पढ़ना नवंबर के एग्जाम के लिए। बोला सर अगर मैं CA स्टूडेंट हूं और मेरा एग्जाम 2023 में मई में है तो पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए तो हम बुक्स, अपडेटेड बुक्स लेके आ ही रहे हैं ना, 20th एडिशन इंटर के लिए और फाइनल के लिए 13th एडिशन। सर अगर आप 2023 में मई जून की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारी अपडेटेड बुक्स अवेलेबल हो ही रही ना धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल पे। फाइनल में 13th एडिशन और इंटर में 20th एडिशन। ठीक, जब जब आएगी बुक हम टेलीग्राम पे रिलीज करते जाएंगे। ये तो छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं जो अभी एग्जाम्स में जरूरत है हमें बिकॉज ऑफ 6 मंथ्स। अब एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, क्लास के अंदर हम काफी सारी जगह पढ़ते हैं, क्लास के नोट्स में पहले ले जाता हूं। देखो यहां पे हमने क्लास के अंदर पढ़ा पैन नंबर कहां कहां सबमिट करना जरूरी है। CMA स्टूडेंट जिनका एग्जाम जनवरी 2023 में, दिसंबर वाला, पेज नंबर 12 पे क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि अगर तुम ये सब ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हें पैन नंबर लेना होगा। ठीक, क्लियर, पढ़ा। उसके अलावा यहां पर पेज नंबर 9 पर यहां पॉइंट्स लिखा हुआ था कि कुछ और ट्रांजैक्शन भी हम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जहां पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। बस इसी पर गवर्नमेंट ने रूल्स नोटिफाई कर दिए और बोला सुनो, इन 3 केस में अगर ये 3 ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन करने से पहले 7 दिन पहले तुमको पैन नंबर अप्लाई करना होगा। यानी एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना, CMA स्टूडेंट दिसंबर वाला एग्जाम जो जनवरी में है 2023 में आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्या सर, कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल कर रहे हैं किसी भी बैंक अकाउंट से एग्रीगेट ड्यूरिंग द होल ईयर, सारा मिला के। सर एक तो हम लोग अलग पढ़े क्लास के अंदर कि यहां तुम कैश डिपॉजिट अगर 50,000 रुपए, यहां कैश डिपॉजिट वाली बात तो अलग पढ़े हुए हो आप। कैश डिपॉजिट विद द बैंकिंग कंपनी 50,000 की लिमिट, ये एक दिन की लिमिट थी कि एक दिन में तुम अपने अकाउंट में 50,000 रुपए से अधिक का रुपया जमा कर रहे हो तो पैन नंबर मांगेंगे। सर ये सालाना लिमिट है। लोग क्या करते थे, बैंक गए 30,000 जमा किए, बैंक गए 40,000 जमा किए, बैंक गए 20,000 जमा किए, हमेशा 50,000 से कम रखते थे। लोग बैंक अकाउंट मेंटेन करते थे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और हमेशा अमाउंट 30,000, 40,000, 20,000 डेली जाते थे और डेली 40,000 रुपए कैश जमा कर देते थे ताकि पैन नंबर की जरूरत ना पड़े। तो गवर्नमेंट ने एक नया नियम बना दिया कि सुनो, तुम्हारा अकाउंट बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, अगर सालाना एग्रीगेट तुम 20 लाख और उससे ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो तो तुमको पैन नंबर चाहिए होगा। और तुम ये ट्रांजैक्शन करने से पहले ही 7 दिन एडवांस में ही, क्या कहता है,
any person intends to enter into following specified transactions are required to obtain PAN number 7 days before entering into a such transaction. इन ट्रांजैक्शन को करने से पहले ही तुमको पैन नंबर लेना होगा. क्या? अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो सालाना एग्रीगेट 20 लाख और उससे ज्यादा, विड्रॉ कर रहे हो 20 लाख और उससे ज्यादा किसी भी अकाउंट से या पोस्ट ऑफिस में, और या फिर तुम करंट अकाउंट खुलवा रहे हो या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवा रहे हो बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके. ध्यान रखना, अगर तुम करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खुलवा रहे हो बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके, तो तुमको पैन नंबर लेना पड़ेगा. यानी ऐसे समझो कि इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए तुमको पैन नंबर लेना जरूरी है. और इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट तुम सबमिट करोगे, जैसे पैसा विड्रॉ करने के लिए मान लो तुम चेक सबमिट करोगे, पैसा डिपॉजिट करने के लिए तुम वो एक डिपॉजिट स्लिप फाइल करोगे, करंट अकाउंट के लिए तुम फॉर्म सबमिट करोगे, तुमको अपना पैन या आधार, हम लोग क्लास में पढ़े हुए पैन की जगह आधार दे दो तो भी चलेगा, क्योंकि अब दोनों इंटरलिंक हो चुके हैं. सर पैन दे दो, पैन नहीं है तो आधार दे दो. आधार देने का मतलब तुमने पैन नंबर दे दिया. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टीडीएस में कि पैन नंबर नहीं दोगे तो तुम्हारा रेट बढ़ के 20% हो जाएगा, तुम आधार दे दो पैन की जगह, क्योंकि आज के दिन हम लोग क्लास में पढ़ते हैं पैन एंड आधार इज इंटरचेंजेबल. जहां जहां पैन की रिक्वायरमेंट है वहां आधार दे दो, मींस पैन नंबर दे दिया तुमने. खासकर टीडीएस टीसीएस में ध्यान रखना. बस अमेंडमेंट डिस्कस्ड. सर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट्स बिकॉज ऑफ 6 months नोटिफिकेशन और सर्कुलर थी. देयर इज नो चेंज इन योर बुक, नो चेंज इन योर एडिशन. आपने जो क्लास पढ़ा, भाई देखो हम लोग क्लास में कहते हैं मई हो या नवंबर एग्जाम्स हो, जून हो या दिसंबर हो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है. तो मैंने आपको बोला आपका असेसमेंट ईयर सेम है, आपका फाइनेंस एक्ट भी सेम है. आपका एग्जाम नवंबर 2022 या सीएमए स्टूडेंट जनवरी 2023 दिसंबर वाला, आपका बुक सेम है, एडिशन सेम है, क्लास सेम है, असेसमेंट ईयर सेम है, फाइनेंस एक्ट सेम है. जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो क्यों पढ़ाया? बिकॉज ऑफ 6 month सर्कुलर नोटिफिकेशन. 6 महीने जो एग्जाम शिफ्ट करता है, मई वाला नवंबर में, जून वाला दिसंबर में, इसमें फाइनेंस एक्ट सेम रहता है, बुक्स क्लास सब सेम रहती है. खाली जो गवर्नमेंट थोड़े थोड़े नोटिफिकेशन इशू करती है बिकॉज ऑफ न्यू रूल्स, वो हमें क्लास में पढ़ना पड़ता है, और ये बहुत कम होते हैं. ठीक, एक मैंने स्लम सेल से रिलेटेड अमेंडमेंट भी यूट्यूब पे अपलोड की है, वो भी तुम देख लेना. एक ठीक इस वीडियो के पहले मैंने अपने YouTube पे स्लम सेल से रिलेटेड अमेंडमेंट भी अपलोड की है, वो भी देख लेना. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. नोट्स को तुम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक, या फिर तुम जहां से क्लास डाउनलोड करते हो वहां से, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक से. मैंने ये सारा आपको डिस्कस कर दिया. अमेंडमेंट्स 6 पेज के विथ ऑल एग्जाम्पल्स. इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट याद करना. प्लीज, पहले से तुमको 3 पॉइंट याद थे, अब ये 4 पॉइंट और याद कर लो. और जो 1000 रुपए वाली बात थी कि आधार और पैन को लिंक नहीं किया, तो वो मैंने बता दिया 3 महीने के अंदर कर दो. डेडलाइन खत्म हो गई 31 मार्च 2022. 3 महीने के अंदर कर दो तो 500 रुपए, नहीं तो 1000 रुपए. 1000 रुपए तुम पहले से क्लास में पढ़ते थे. और क्या पढ़े थे क्लास में कि 31 मार्च 2022 तक अगर तुमने आधार को अपडेट नहीं किया तो तुम्हारा पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. उसके बाद क्या माना जाएगा कि तुम्हारे पास पैन है ही नहीं, तो रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, रिफंड नहीं ले पाओगे, टैक्स नहीं जमा कर पाओगे. उस नियम को 1 साल के लिए डेफर कर दिया. मतलब 31 मार्च 2023 तक तुम्हारा पैन वैलिड रहेगा. खाली तुमको लेट फी देना पड़ेगा 500 या 1000 रुपए. बस खत्म. बाय बाय, टेक केयर.